रीट के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले अग्रिम बधाई। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें और निश्चित रूप से आपका शिक्षक बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित आपका जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे उसमें हमें सॉल्व करना होता है, गद्यांश के अंदर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पद्यांश के अंदर से कैसे पूछे जाते हैं। आपके लिए नया टॉपिक है, इस बार जोड़ा गया है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, देखा नहीं हो तो ज़रूर देखें। ये हमारा दूसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसमें हम आपको बहुत सारे प्रश्न बताएंगे, उससे अंदाज़ा लगेगा कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है। उस श्लोक का पहले आपको हम मतलब बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर श्लोक लिखा है हमारा, मानम मनीषिता मैत्री मरुदुष्णम मरीचिका मृगाः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम मरौ। मतलब देखो, सबसे पहले आप जब तक इस श्लोक का मतलब नहीं समझ पाओगे ना, तो फिर आप कैसे उत्तर दे पाओगे। तो एक बार इस श्लोक का मतलब भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में ही आप इसके अंदर से जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसका हम अर्थ बता देते हैं आपको। इसमें लिखा है कि मानम मनीषिता मैत्री, मानम मान, मनीषिता मैत्री, ठीक है, मरुदुष्णम मरीचिका मृगाः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम मरौ, ठीक है, प्रमुखौ मरौ, मरु यानी मरु, मरु शब्द से मरौ बना, ठीक है। ये जो मरु दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर मरु शब्द है, यानी हमारी जो मरुभूमि है उसके लिए कह रहे हैं, राजस्थान की जो भूमि है उसके लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ की 7 चीज़ें हैं, यानी ये सभी जो हैं ये मरु प्रदेश में प्रमुख बताई गई हैं। इसमें जो जो नाम लिए गए हैं यहाँ पर, ये मरु प्रदेश के अंदर इनको प्रमुख बताया गया है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख रहा है मानम। तो मानम का मतलब होता है मान सम्मान। क्या होता है मानम? यानी मान सम्मान होता है। अगला है इसमें मनीषिता। मनीषिता का अर्थ होता है विद्वानता, ठीक है। जैसे मनीषी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, लेकिन इसमें मनीषिता ऐसा शब्द लिखा है जिसका अर्थ हो जाएगा विद्वानता, ठीक है, विद्वानता अर्थ रहेगा। इसके बाद में लिख रहा है मैत्री। तो मैत्री का अर्थ क्या हो जाएगा? मित्रता। मैत्री यानी मित्रता होता है। इसके बाद में अगला लिख रहा है मरुदूष्णम। मरुत उष्णम मतलब गर्म हवा, उष्णम गर्म, मरुत यानी हवा, तो गर्म हवा, ठीक है। फिर लिख रहा है मरीचिका। मरीचिका आप जानते हैं मृग तृष्णा होती है। मरीचिका यानी क्या होता है? मृग तृष्णा। मृग की जो तृष्णा होती है उसको मरीचिका कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है मृगाहा। मृग यानी मृग होते हैं हरिण, मृगा यानी हरिण। और फिर लिख रहा है मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम। तो इसका मतलब है मनुष्यों के मस्तिष्क पर पगड़ी, यानी मनुष्य के मस्तक पर जो पगड़ी पहनी जाती है, जिसको हम साफा, पगड़ी आदि नामों से जानते हैं। तो ये जो इसमें नाम बताए हैं ये सभी मरुस्थल या मरु प्रदेश में प्रमुख माने जाते हैं। इनको कहते हैं मरु प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर मरु प्रदेशस्य वैशिष्ट्यम प्रदर्शितम अस्ति, या मरु प्रदेश का वैशिष्ट्य प्रदर्शित किया गया है। या कह सकते हैं कि एतत् सर्वम अपि मरु प्रदेशे प्रमुख रूपेण दृश्यते। सम्मान, विद्वत्ता, मित्रता, उष्णवायु, मृग तृष्णा, हरिणाः मानवानां मस्तिष्के स्रोवेष्टनम अर्थात पगड़ी। तो ये सभी चीज़ें जो है मरु प्रदेश अर्थात राजस्थान के अंदर ये क्या हैं? प्रमुख हैं, मरुभूमि में, मरुस्थल पर प्रमुख हैं। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है। पहले आप उसको समझेंगे तभी जाके आप उत्तर दे पाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये श्लोक के आधार पर पूछ रहे हैं, इत्यादि पद्यानुसारम कियंती वस्तु मरु प्रदेशे प्रमुखानि प्रतिपादितानि, यानी कितनी वस्तु हैं जो प्रमुख रूप से प्रतिपादित की गई हैं। अब हमने इसमें आपको बता दिया था अभी, तो बताइए क्या उत्तर होगा? 5, 7, 8, 9। फटाफट अपना उत्तर टाइप करके हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में जाइए, उत्तर टाइप करो। क्या उत्तर हो सकता है बताइए, सोचिए, आप खुद सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। उसके बाद में लास्ट में आकलन करो कि आपके कितने आंसर सही हो रहे थे, ठीक है।
चलिए बताइए फटाफट, चलिए आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा सप्त, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो इसमें सप्त चीज़ें हैं, यानी 7 वस्तु हैं जो प्रमुख रूप से प्रतिपादित की गई हैं। अभी अभी हमने नाम बताया, आप दोबारा नाम सुन सकते हो। सम्मान, विद्वत्ता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हरिण और मनुष्यों के मस्तिष्क पर पगड़ी। ये 7 चीज़ें हैं, हमने आपको 7 का नाम भी बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ, मरौ सौंदर्यम वर्धते। देखो, मरौ सौंदर्यम वर्धते विशेषतः है, यानी मरौ सौंदर्यम वर्धते। ठीक है, सौंदर्य विशेष रूप से है। तो यहाँ पर जो मरु प्रदेश का सौंदर्य बढ़ता है वो विशेष रूप से कब बढ़ता है, ऐसा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो मरौ सौंदर्यम वर्धते विशेषतः, विशेष रूप से कब बढ़ता है, तो बताइए कब बढ़ता है, फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, बताइए कौन सा उत्तर होगा फटाफट। बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका ये वाला, ये होगा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु के अंदर मरु प्रदेश का जो सौंदर्य है वो वर्धते, विशेष रूपेण वर्धते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब वर्षतु, वर्षा और ऋतु शब्द हैं, तो वर्षा प्लस ऋतु 2 शब्दों से मिलकर वर्षा ऋतु बना। अब यहाँ आप संधि की बात करें तो गुण संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर है, लिखा है मरु सुवर्णो। देखिए, मरु सुवर्णो नहीं ये न दृष्ट है इत्यस्य अर्थोस्ति। इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। चलिए, मरु सुवर्णो नहीं ये न दृष्टाः, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बताइए। देखो ऑप्शन लिख रहा है आपका, पहला ऑप्शन है मरुभूमौ येन सुवर्णम ने दृष्टम, जिन्होंने सुवर्ण नहीं देखा। मरुभूमि पर सुंदर वर्ण येन न दृष्टा, सुंदर वर्ण जिसने नहीं देखा। सुवर्णस्य मरु प्रदेश येन न दृष्टा, सुवर्ण रूपी जो मरु प्रदेश वो इसने नहीं देखा। अगला ऑप्शन है सुवर्ण स्वर्ण रूप है व मरुदेश येन न दृष्टा, सुवर्ण या स्वर्ण रूप वाला मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा। तो क्या है उत्तर बताइए फटाफट, इसका अर्थ बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए, टाइप करिए अपना उत्तर और सोचिए अपना उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, ये वाला लास्ट आपका उत्तर हो जाएगा। सुवर्ण है, सुवर्ण रूप है व मरुदेश है येन न दृष्ट है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल, मरु प्रदेशे शैकत वप्रा, यानी शैकत वप्रा का मतलब होता है बालू का स्तूप। बालू का के जो स्तूप बन जाते हैं ना, बालू जो मिट्टी जम जाती है उसके स्तूप बन जाते हैं बड़े बड़े। तो कह रहे हैं कि मरु प्रदेश में शैकत वप्रा कीदृशाः सन्ति, कीदृश हैं, कैसे हैं, जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे हैं। रम्या, हेमवर्णा, सुकोमला या सर्वे, बताइए फटाफट बताइए क्या उत्तर होगा, सोचिए उत्तर। हाँ बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, यानी कि सभी, ये सभी यानी कि रम्या भी हैं, हेमवर्ण भी हैं और सुकोमल भी हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है शिलाशु कृष्णासु इत्यत्र विशेषण पदम लिखत। शिलाशु यानी शिलाओं में, कृष्णासु यानी कृष्णासु कृष्णों में, यानी कृष्ण काली शिलाओं में। कृष्ण यानी काला होता है या कृष्ण वर्ण वाली शिलाओं में, कृष्ण वर्ण की जो शिला हैं या पत्थर हैं उनमें। तो यहाँ हमें विशेषण पद बताना है। तो आपको पता है कि जो शिला है वो कैसी है, कृष्ण वर्ण की है। तो कृष्ण वर्ण की है तो हमें आपको बताना है यहाँ पर विशेषण पद। बताइए फटाफट, शिलासु, मरु प्रदेश, कृष्णासु, कोपिन, क्या उत्तर होगा फटाफट बता दीजिए। सोचिए अपना उत्तर और आकलन करिए। लास्ट में देखिए कितने आंसर आपके सही हो रहे थे, कितने आपके गलत हुए हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णासु। क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है कृष्णासु, बिल्कुल सही है। आपको विशेषण पूछा है ना, तो विशेषण आपको बताना है। जैसे शिला है, हमने कहा कि भाई शिला कैसी है, कृष्ण वर्ण की है, तो शिला की विशेषता कृष्ण वर्ण हुआ, समझे कि नहीं। तो ये विशेषण हुआ। हमने कहा कि लाल पगड़ी वाला व्यक्ति आ रहा है,
तो आदमी कैसा है, लाल पगड़ी वाला। तो लाल पगड़ी जो है उसकी वो विशेषता है, उसको विशेषण कहते हैं। हमने कहा कि पत्थर मारा किसी ने, कैसा पत्थर, काला पत्थर, तो काला पत्थर उसका विशेषण है। हमने कहा शिला कैसी है, कृष्ण वर्ण की है, तो कृष्ण वर्ण आपका विशेषण हो गया। ऐसे विशेषण पद समझना है। चलिए अगला प्रश्न। अब इसमें आगे जो प्रश्न है हमारे, वो हमने आपकी 6वीं कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो आपकी संस्कृत की पुस्तक चलती है आरबीसी की तरफ से, ठीक है, उनमें से आपको प्रश्न इकट्ठे किए हैं। आपको हम डायरेक्ट प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उन प्रश्नों के हिसाब से समझ जाओगे कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है अच्छे से, तभी जाके आप निश्चित रूप से अपने मुकाम और लक्ष्य और अपने गोल तक पहुंच पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम आसीत। अब ये हमने पाठ जो चलते हैं आपके, उनमें से डायरेक्ट आपको प्रश्न बना के हम दे रहे हैं। पूरा गद्यांश हमने नहीं दिया क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता मैटर, इसलिए। तो यहाँ देखिए, महाराजस्य सूरजमल्ल, महाराज सूरजमल का नाम क्या है, दूसरा नाम, अन्यत नाम यानी अपर नाम या दूसरा नाम क्या है, बताइए। सज्जन सिंह, सुरजन सिंह, सुजान सिंह, बदन सिंह है। क्या उत्तर होगा, बताओ फटाफट। तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा, सोचिए अपना उत्तर, फटाफट उत्तर टाइप करके हमें बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका होगा राइट आंसर सुजान सिंह है। यानी सुजान सिंह, महाराज सूरजमल जो हैं उनका दूसरा नाम सुजान सिंह है। ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है, महाराज है सूरजमल है आसीत। महाराज जो सूरजमल हैं वो थे, यानी क्या थे, कौन थे, ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है। तो जाट राजा थे, मराठा राजा थे, सिख राजा थे या राजपूत राजा थे, बताइए क्या उत्तर होगा। सोचिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का समय लेते, बताओ क्या हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाट राजा। ये जाट राजा थे, ठीक है। आप जीके में पढ़ते होंगे सूरजमल महाराज के बारे में, तो उसमें आपको पता होगा कि भाई कहाँ के थे, जाट राजा थे, ठीक है। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है, सूदन कवेः सूरजमल्ल विषयकम काव्यमस्ति। यानी सूदन कवि का सूरजमल से संबंधित काव्य है। सूदन कवि ने सूरजमल से संबंधित जो काव्य लिखा उसका नाम क्या है, मतलब ये पूछा जा रहा है। रामचरितम, सुजानचरितम, सूरजमल्ल भूपालचरितम। तो राइट आंसर ढूंढ के बताओ, फटाफट टाइप करके बता दीजिए, बताओ क्या होगा, सोचिए उत्तर अपना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना, बहुत बढ़िया उत्तर बताया है। ये हो गया आपका सुजान चरितम। तो राइट आंसर हो जाएगा सुजान चरितम, ठीक है। बहुत बढ़िया चल रहा है अब तक, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारोस्ति। यानी वंश भास्कर जो ग्रंथ है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। वंश भास्कर इति ख्यातस्य जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके रचनाकार का नाम बताना है। उसके रचनाकार कौन हैं, तो भास्कराचार्य, सूर्यमल्ल मिश्रण, मल्लीनाथ, महाराज सूरजमल। करेक्ट आंसर बताओ। ये हम आपको बता रहे हैं राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आपके कैसे बन सकते हैं, इस तरह से आपको बताया जा रहा है। ये हमारा सेकंड और लास्ट पार्ट है इस टॉपिक से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ये वाला, ये हो जाएगा सूर्यमल्ल मिश्रण। हाँ, तो राइट आंसर हो गया सूर्यमल्ल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना करी है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, सूरजमल्लस्य कालः अस्ति। यानी सूरजमल्ल का काल है, यानी उनका समय क्या है, सूरजमल्ल का समय बताइए। तो क्या समय होगा, 9वीं सदी ईस्वी, 10वीं शताब्दी, अष्टादश शताब्दी, विंश शताब्दः। तो राइट आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट सोचिए अपना उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, अष्टादश शताब्दी, यानी अष्टादश शताब्द ईस्व। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, धर्म्याद ही युद्धात श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते इति वचनमस्ति। यानी धर्म्याद ही युद्धात, यानी
क्यों कहते हैं? क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, और कुछ विद्यमान नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा वचन किसने कहा? ऐसा वचन कहाँ कहा गया है? मतलब कहा गया है, ऐसा वचन कहाँ विद्यमान है? श्रीमद् भगवत गीता में, रामायण में, पुराण में, रघुवंश में? उत्तर अपना उत्तर सोच लीजिए, क्या होगा बताइए। कहाँ पर ऐसा कहा गया है? कहाँ पर ऐसा है वर्ण? किस जगह ऐसा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ऐसा कहा गया है कि हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं, तब धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, इस बात को वहाँ स्पष्ट करते हैं कि धर्म युद्ध से बढ़कर के श्रेष्ठ और कोई भी क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, जाट प्लेटो के कथ्यते। जाट प्लेटो कौन कहते हैं, किसे कहते हैं? कौन है या किसे कहते हैं बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने डायरेक्ट उस पाठ से या गद्यांश से लिया है। ठीक है, उत्तर सोच लीजिए अपना क्या होगा। बदन सिंह, सुजान सिंह, सूरजमल, मान सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसका हाँ, सूरजमल। ये आपका राइट आंसर है, सूरजमल है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, महाराज सूरजमल से पितुर नाम के मासीत। बहुत बढ़िया सवाल है। महाराज सूरजमल जो है, उनके पिताजी का नाम बताइए। तो उनके पिताजी का क्या नाम है? बिल्कुल सोच लीजिए अपना उत्तर। बदन सिंह, भानु सिंह, मान सिंह, जगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बदन सिंह। उनके पिताजी का नाम था वदन सिंह। किसके पिताजी हैं? सूरजमल के पिताजी। तो ऐसे आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ के याद करना है। अगला प्रश्न चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम क्या था बताइए। क्या नाम था? वीरू, वीर है, वीरमा, वीरशा। सोचिए क्या उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर सोच के बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरमा। ठीक है, बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद जी का नाम वीरमा था, उनको वीरमा कहते थे। अगला प्रश्न, बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। बाल्यकाल में जो स्वामी केशवानंद जी थे वो क्या थे? पशुचारक थे, चाय विक्रेता थे, राजसेवक थे, या रजक या प्रक्षालक, धोबी थे या कपड़े धोने वाले? तो राइट आंसर होगा इसका, बताओ क्या होगा, सोचिए। करेक्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पशुचारक है। क्या होगा? पशुचारक, यानी पशु चराने वाले थे। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल है, मातु निधन समये वीरमा आसीत। मातु के निधन समय पर, यानी माता जी के मृत्यु के समय वीरमा क्या थे? वीरमा थे। ठीक है, कैसे थे, किस अवस्था में थे? मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या शिशु थे, किशोर थे, युवा थे, प्रौढ़ थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये वाला, यानी किशोर थे वो जब उनकी माता जी का देहांत हुआ तब। अगला सवाल है, संस्कृतम अध्येतुम कस्य शिष्यत्वम वीरमः अंगीकृतवान। यानी संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने किसका शिष्यत्व स्वीकार किया था, यानी उनके गुरुजी कौन थे? मतलब सीधा ये हुआ, तो गुरुजी कौन थे जिनसे उन्होंने संस्कृत पढ़ी थी? तो बताइए क्या उत्तर होगा? स्वामी कुशलदास जी, स्वामी विरजानंद जी, गुरु नानक देव, या बंदा बहादुर साहब, कौन थे? तो राइट आंसर ये वाला है, स्वामी कुशलदास जी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप ये वाला, केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। यानी केशवानंद जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया और कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट ढूंढ के बताओ। सर छोटू रामेण पंजाबे, एकेन साधुना कुंभ मेलायाम, राज्ञा महेंद्र प्रतापेन वृंदावने, माता पितृभ्याम मगलूणा ग्रामे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऐसे आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ये वाला है, सेकंड वाला है, एकेन साधुना कुंभ मेलायाम। यानी एक साधु ने कुंभ के मेला में उनका नामकरण किया है। ये सब ऐसे आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, यदा स्वामी केशवानंदस्य है शिक्षारंभ जाते हैं तदा से आसीत। जब उनका शिक्षारंभ हुआ, यानी शिक्षा आरंभ हुई, तब वो थे 5 वर्षीय है, 10 वर्षीय है, 12 वर्षीय या 16 वर्षीय?
तो बताइए कितने वर्ष के थे उस समय। तो राइट आंसर है इनका ये वाला, 16 वर्षीय थे वो। कितने? 16 वर्षीय। जब उनकी शिक्षा आरंभ हुई थी तब वो 16 वर्ष के थे, यानी 16 वर्ष के थे। अगला सवाल, स्वामी केशवानंद आसीत, स्वामी केशवानंद थे, क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, एतत् सर्वमपि। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर होगा ये वाला, यानी एतत् सर्वमपि, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे, शिक्षाविद भी थे, वो सभी थे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न और हैं आपके, 50 प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बस इस तरह से आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसी आधार पर आपको पेपर में करना है। अगला सवाल है हमारा, स्वामी केशवानंद है संसद सदस्य है अवर्तत, यानी केशवानंद जी जो थे वो संसद के सदस्य थे, कितनी बार थे? 1 बार राज्यसभाया, या 1 बार लोकसभाया, द्विवारम राज्यसभाया, त्रिवारम लोकसभाया। तो करेक्ट आंसर ढूंढ के बताइए क्या इसका आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी द्विवारम राज्यसभा, यानी राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। लास्ट है आपका 50 नंबर का प्रश्न है, स्वामी केशवानंद से पितृनाम किम, यानी स्वामी केशवानंद जी के पिताजी का नाम बताना है। तो बताओ क्या है? तो इनका राइट आंसर हम सीधा ही बता देते हैं, ये उत्तर है आपका ठाकुर सिंह ढाका। ठाकुर सिंह ढाका स्वामी केशवानंद जी के पिताजी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने आपको 2 पार्टों में आपको 50 प्रश्नों के बारे में अच्छे से बताया, जिसमें हमने आपको गद्यांश भी बताया है, जिसमें हमने कुछ पद्यांश भी आपको बताए, उनका अर्थ भी आपको स्पष्ट किया, और ये भी बताया कि इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सारे प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपको क्या लगा कमेंट करके हमें अपने सुझाव और विचार ज़रूर कमेंट करें। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, आप भी अपने कमेंट में बता सकते हो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो आपके लिए कठिन लगता हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके आधार पर भी हम पहले उस टॉपिक को ले सकते हैं। हालांकि हम पूरे टॉपिक आपको यहाँ करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट आपको करवा देंगे यहाँ पर। तो ये वाला हम पहले जो वीडियो बनाया वो नहीं देखा, ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद है।